Hello everyone. Today we are going to see chapter balancing of masses and vibration. In this chapter or in this video we are going to study today analytical and graphical methods for balancing of several masses revolving in same plane and different plane. मतलब अनबैलेंस मास अगर एक प्लेन में होगा तो उसे हम सिंगल प्लेन में या फिर डिफरेंट प्लेन में कैसे बैलेंस कर सकते हैं, वो आज हम स्टडी करने वाले हैं। अभी आपको इधर मैं एक प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिससे ना आपको पता चलेगा कि बैलेंसिंग के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। वो हम ये स्लाइड में और अगले स्लाइड में भी देखने वाले हैं। ठीक है, अभी ये स्लाइड का देखते हैं। इसमें क्या दिया है, इफ सेवरल मासेस आर रिजिडली अटैच टू अ शाफ्ट, मतलब कुछ मासेस एक शाफ्ट को अगर अटैच किए होंगे एट डिफरेंट रेडिया, अलग अलग रेडियस पे और सिंगल प्लेन में, तो फिर वो कहाँ पे परपेंडिकुलर टू दी शाफ्ट, वो प्लेन परपेंडिकुलर टू दी शाफ्ट है और उस शाफ्ट को अगर रोटेट किया। ठीक है, इधर क्या बताया कि डिफरेंट masses are attached on the shaft and shaft is made to rotate। क्या होगा, हर एक मास क्या करेगा, आउट ऑफ बैलेंस फोर्स क्रिएट करेगा शाफ्ट पे। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, हर एक मास की वजह से अलग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होगा, जिसे हम डिस्टर्बिंग फोर्स बोलते हैं। तो तीनों मास के रोटेशन के कारण हमें तीनों मास को बैलेंस करना पड़ेगा। वो हम बैलेंस करेंगे बाय अटैचिंग वन बैलेंसिंग मास इन द सेम प्लेन। ओके, तो इसके हम स्टेप देखते हैं कि कैसे करना है। पहले तो क्या किया हमने, इसे हम ये डायग्राम देखो, इसे हम स्पेस डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, कीप इन माइंड, इसे क्या बोलते हैं, स्पेस डायग्राम या फिर कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम भी बोल सकते हैं। ठीक है, अभी होता क्या है, कंसीडर ए नंबर ऑफ मासेस। इस फिगर में हमने थ्री मासेस कंसीडर किए हुए हैं। कौन कौन से, m1, m2 एंड m3। यू कैन सी हियर दिस थ्री मासेस। ओके, और इनको हमें बैलेंस करना है, तो हम बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंसिंग मास अटैच करके। ठीक है, वो तीनों मासेस जो है वो कहाँ पे रोटेट हो रहे हैं, विथ रेडियस r1 r2 एंड r3, ऐसे इस रेडियस पे m1 m2 m3 रोटेट हो रहे हैं। ठीक है, तो फिर है ना, बैलेंस मास जो हमने पुट किया रहेगा वो कहाँ पुट किया रहेगा, rb एट ए रेडियस ऑफ फॉर mb। ठीक है, अभी ठीक है, वो मासेस विथ रेडियस लोकेट किए हैं, लेकिन कहाँ पे, एट एंगल θ1 θ2 एंड θ3। ठीक है, और बैलेंसिंग मास का एंगल क्या रहेगा, थीटा बी। ओके, तो है ना, ये तीनों मास की वजह से m1 m2 और m3 की वजह से क्या होगा, तीन डिस्टर्बिंग फोर्स, जिसे हम तीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, वो जनरेट होंगे। ओके, तो उसे बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट फोर्स FCR, इन तीनों फोर्स का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। और वो रिजल्टेंट फोर्स जितना आएगा उतना उसके अपोजिट बैलेंसिंग फोर्स एक्ट होगा। ओके, वो आपको मैं अभी बताने वाला हूँ लास्ट में, है ना, रिजल्टेंट से बैलेंसिंग फोर्स कैसे देखा जाता है। ओके, तो अभी कंडीशन क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो रिजल्टेंट आएगा वही उतना ही मैग्नीट्यूड का बैलेंसिंग फोर्स रहेगा सेंट्रीफ्यूगल का। ओके, और उसका फॉर्मूला क्या है, MB/RB ओमेगा स्क्वायर। सिंस ओमेगा इज कांस्टेंट, सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MB and RB, that is balancing mass and at which RB is radius of balancing mass। ओके, तो इसमें आपको गौर क्या करना है, या फिर ध्यान में क्या रखना है आपको, कि है ना, इधर बैलेंसिंग मास क्या करता है, ये हर एक मास को तीनों मास जो है उसको बैलेंस करने का काम करता है। तो बेसिकली ये तीनों मास की वजह से तीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होते हैं, जिसे आप डिस्टर्बिंग फोर्स भी बोलते हैं। तो वो तीनों का मैग्नीट्यूड जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रिजल्टिंग फोर्स कहते हैं, रिजल्टिंग फोर्स। तो ये रिजल्टिंग फोर्स जो क्रिएट होता है, जो इधर दिख रहा है आपको, तो रिजल्टिंग फोर्स जो क्रिएट होगा वो क्या होता है, वो तीनों मास को एक इस डायरेक्शन में खींच के ले जा रहा होता है सिस्टम को। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, जो जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब वैल्यू सेम है, उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंसिंग फोर्स बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है लेकिन वो बैलेंस करता है पूरे सिस्टम को। ओके, इज इट क्लियर, अगर नहीं क्लियर होगा तो अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम अगले स्लाइड में देखने वाले हैं। ओके, इन कंटिन्यूएशन विथ आवर अर्लियर स्लाइड, तो ये हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, तो इसमें हमने क्या दिखाया है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 1, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 2 और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 3। इसको M1 R1, M2 R2 और M3 R3
ऐसा उसका मतलब वैल्यूज आता है, ठीक है। एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है, लेकिन ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम है, क्योंकि वो एक ही शाफ्ट में माउंट है डिफरेंट मासेस, तो उसका रोटेशन सेम रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगा, तो उसको हमने इग्नोर किया हुआ है, ठीक है। अभी सिंस ऑल मासेस आर कनेक्टेड ऑन द सेम शाफ्ट, वी ऑल हैव सेम एंगुलर वेलोसिटी, ओके। सो हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, विच कैन बी कैलकुलेटेड एज एफ सी इक्वल टू एम इंटू आर। एम इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर मासेस, आर इज रेडियस ऑफ रोटेशन, ओके। तो इसके जब हम एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करते हैं, रिजल्टेंट या फिर बैलेंसिंग मास कैलकुलेट करते हैं या बैलेंसिंग फोर्स कैलकुलेट करते हैं, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले स्टेप उसमें इम्पोर्टेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टू रिजॉल्व द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। समेशन एफ एच क्या होता है? उसको हॉरिजॉन्टल में रिजॉल्व करना पड़ता है हर एक फोर्स को, ठीक है। तो इधर तीन मासेस है, तो तीन मासेस की वजह से तीन फोर्स एक्ट होंगे। तो है ना, हॉरिजॉन्टल फोर्स को कैसे हम रिजॉल्व करते हैं? M1 R1 cos थीटा 1, फिर सेकंड मास का प्लस M2 R2 cos थीटा 2, थर्ड मास का M3 R3 cos थीटा 3। ये हो गया तीनों मास का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो कि हमने ना उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया है और है ना इक्वेट किया हुआ है। वैसे ही हमें वर्टिकल कंपोनेंट का करना है। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? एफ ई इक्वल टू M1 R1 साइन थीटा 1, M2 R2 साइन थीटा 2 एंड M3 R3 साइन थीटा 3, ठीक है। अगर आपको ये रिजॉल्व कैसे किया है समझ में नहीं आ रहा है, तो हम जब है ना नेक्स्ट स्लाइड्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले होंगे, तब आपको समझ में आएगा। अभी आप सिर्फ फॉर्मूले क्या क्या यूज किए हैं वो समझ लो। तो है ना, नेक्स्ट स्टेप क्या है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हमें क्या करना है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, ओके। तो उसका फॉर्मूला क्या है? एच सी आर इक्वल टू समीशन एफ एस स्क्वायर प्लस समीशन एफ सी स्क्वायर। अब ये समीशन एफ एस समीशन एफ सी की वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट की हुई है, गॉट इट। तो रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करने के बाद मैंने आपको क्या बताया? रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? विच इज इक्वल टू एफ सी बी, यानी कि बैलेंसिंग फोर्स उतना ही होता है, लेकिन डायरेक्शन उसकी क्या होती है? अपोजिट होती है, तो उनका मैग्नीट्यूड क्या रहता है? सेम रहता है। तो हमें है ना अ, अ, उसको हम एम बी आर बी से इक्वेट कर सकते हैं, तो इसलिए हमने इधर क्या लिखा हुआ है? एफ सी आर इक्वल टू एम बी इंटू आर बी, ओके। व्हाट इज एम बी? बैलेंसिंग मास इन के जी। आर बी इज रेडियस ऑफ रोटेशन किसका? बैलेंसिंग मास का, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है? एंगल निकालना पड़ता है कि बैलेंसिंग मास जो एक्ट हो रहा है वो कहाँ पे एक्ट हो रहा है। तो थीटा आर या फिर उसको ना थीटा बी भी बोल सकते हैं, ठीक है। थीटा आर मेड बाय द रिजल्टेंट फोर्स एच सी आर विद द हॉरिजॉन्टल। तो इधर हमने थीटा बी लिखा हुआ है, एक्चुअली वी कैन कॉल इट एज थीटा आर। तो देन थीटा आर इक्वल टू समेशन ऑफ एफ वी अपॉन समेशन ऑफ एफ एच, वो हमने इधर वैल्यू कैलकुलेट की हुई है, ओके। तो अभी क्या करना है? थीटा आर क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ एफ वी अपॉन समेशन ऑफ एफ एच, ओके। तो उस मेथड से हम क्या करेंगे? बैलेंसिंग मास कहाँ पे कितना, कहाँ पे इंक्लाइंड है, वो हमें इधर कैलकुलेट हो जाएगा, ओके। so by this method you can calculate the balancing force, and by which you can calculate the balancing mass, okay. How to calculate horizontal and vertical component, उसको ही हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। कैसे किया जाता है वो अभी हम स्टडी करने वाले हैं, केयरफुल ऑब्जर्व करना। अभी ये फिगर देखो, ए बी क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट है, और बीसी क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो हमें ना एंगल थीटा दिया हुआ है, तो साइन थीटा क्या होता है? ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ओके। तो रीअरेंज करने के बाद ए बी की वैल्यू क्या मिलती है? ए बी जो कि वर्टिकल कंपोनेंट है, ए बी दिस वन, ए सी साइन थीटा, ओके। उसी तरह कॉस थीटा क्या है? बी सी अपॉन ए सी, ओके, बी सी अपॉन ए सी। रीअरेंज करने के बाद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बीसी क्या मिलता है? ए सी कॉस थीटा, ओके। तो इस तरह हम फोर्सेस का रिजॉल्व करते हैं। अभी एंगल देखो, आ, अभी ना इधर थीटा एंगल है, लेकिन वो थीटा जो एंगल किया हुआ है वो हॉरिजॉन्टल से किया हुआ है। तो हमेशा एक चीज याद रखना है कि हम इस टाइप के जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसमें थीटा जो एंगल दिया हुआ है वो हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में ही हमेशा लेना है। तो ये समझने के लिए मैंने ना नीचे एक प्रॉब्लम
और रिजॉल्व कैसे करते हैं फोर्सेस को, वो दिखाया हुआ है। ऑब्जर्व केयरफुली। तो अभी इधर है ना 20 किलो न्यूटन लोड दिया हुआ है। ओके। उसको रिजॉल्व करना है हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में। उसका समेशन एफ एक्स कंपोनेंट क्या रहेगा? सिर्फ 20 किलो न्यूटन का। इट विल बी 20 cos 30। कॉस क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कॉस रहता है। लेकिन एक कंडीशन क्या है, थीटा जो भी इधर एंगल है वो विथ हॉरिजॉन्टल किया हुआ है, तो ये एक इम्पोर्टेंट है। तो सफिशिएंट एफ एक्स में फोर्स क्या आएगा इसका? इसका इफेक्ट क्या आएगा? 20 cos 30। उसी जगह वर्टिकल कंपोनेंट का हमने विचार किया, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? 20 sin 30। ओके, तो इस 20 किलो न्यूटन को हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में डिवाइड किया है, रिजॉल्व किया है। 20 cos 30 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, 20 sin 30 वर्टिकल कंपोनेंट है। ओके। अभी नीचे और एक प्रॉब्लम फोर्स लिया हुआ है मैंने, 35 किलो न्यूटन। ओके। तो 35 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हुआ? 35 cos 40। अभी है ना इधर एंगल दिया था 50 डिग्री, लेकिन हम क्या करते हैं, हमेशा एंगल हॉरिजॉन्टल के इससे लेते हैं, तो है ना टोटल ये 90 डिग्री है। तो 90 - 50 कितना हुआ? 40 डिग्री। तो इधर हमें क्या मिला? 40 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम हमेशा लेते हैं, इसलिए उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हुआ? 35 cos 40। और वर्टिकल कंपोनेंट 35 sin 40। इधर मुझे आपको ये चीज बतानी है कि है ना वर्टिकल फोर्स से एंगल किया हुआ कितना है? 50 डिग्री। लेकिन हमें है ना फॉर्मूले में हमें ना थीटा दिया है, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के रेफरेंस से लिया हुआ है। तो हमेशा ऐसे टाइप के प्रॉब्लम में थीटा अगर वर्टिकल एंगल दिया होगा तो उसको 90 - 50 कितना आता है? 40। तो इसको हमने विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कंसिडर किया है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? 35 cos 40 एंड वर्टिकल कंपोनेंट 35 sin 40। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हमेशा इसे ना आपको समझ के याद रखनी है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये ना इसमें ना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में फोर्सेस को जब हम रिजॉल्व करते हैं तो हमें समझ में आता है कि है ना समेशन एफ एक्स और समेशन एफ वाई कौन सा कंपोनेंट लेना है। ओके। तो तो इस तरह से हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्स में फोर्स को रिजॉल्व करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। ओके। तो इस पे हम एक प्रॉब्लम देखने वाले हैं अगली साइड में, अगली मतलब कमिंग साइड में, तो है ना ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि है ना रिजॉल्व फोर्सेस कैसे करते हैं और बैलेंस फोर्सेस कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से रोटेटिंग बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास कैसे करते हैं वो हम अभी स्टडी करने वाले हैं। ठीक है। तो फिर है ना सबसे पहले स्पेस डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं, इसको स्पेस डायग्राम बोलते हैं। दिस इज स्पेस डायग्राम। ओके। तो इसमें हम क्या करेंगे, सब रोटेटिंग मासेस के पोजीशन दिखाएंगे। इसका मतलब हम सुटेबल स्केल लेंगे और है ना एंगल्स ड्रॉ करेंगे, एंगल से मासेस ड्रॉ करेंगे एक्चुअली। ठीक है। थीटा 1, you can see this angle, theta 1, theta b, theta 1, theta 2, theta 3, all these angles are considered and masses are positioned accordingly. Okay, तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी? कैलकुलेट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फोर्स कैसे हम फॉर्मुलेट करते हैं? F इक्वल टू m इंटू आर। तो उससे हमने क्या किया, FC1, FC2 और FC3 कैलकुलेट किया। ठीक है। कैसे कैलकुलेट किया? बाय मल्टीप्लाइंग मास एंड रेडियस ऑफ रोटेशन। ओके। क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर क्या है? ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन वो कांस्टेंट है, इसलिए ना सब प्रोपोर्शनली वैरी करेगा। ठीक है। ओमेगा इज कांस्टेंट बिकॉज एक शाफ्ट पे सब मासेस है ना अटैच हुए रहते हैं। तो शाफ्ट रोटेट होता है तो मासेस रोटेट होते हैं, तो उसकी एंगुलर स्पीड क्या होती है? सेम होती है। ठीक है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, M1 R1 M2 R2 M3 R3, इसमें से जो भी बड़ी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंगली हम स्केल लेंगे। स्केल लेने के बाद हम क्या करेंगे, उसका है ना पॉलीगॉन बनाएंगे। सेंट्रीफ्यूगल प्लॉट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस वन आफ्टर अनदर यूजिंग द पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस। अभी ये कैसे करते हैं, उसके लिए आपको ये समझना होगा कि M1 इस एंगल में, वो कौन सा एंगल पे प्लेस है? थीटा 1 पे। तो फिर इसको पैरेलल लाइन, FC1 को पैरेलल लाइन हमने इधर ड्रॉ की। ओके। उसके बाद FC2 इस डायरेक्शन में, तो FC2 की पैरेलल लाइन हमने इस डायरेक्शन में ड्रॉ की। और FC3 कौन से डायरेक्शन में है? ये वाले डायरेक्शन में।
तो यहाँ से FC3 की लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ की, तो पॉइंट कहाँ पे खत्म हुआ, सी पॉइंट पे सब खत्म हुआ। फॉर एग्जाम्पल ये सी पॉइंट दिखाया हुआ है, वहां पे सब खत्म हो गया। तो फिर है ना, ये FC1, FC2 और FC3 ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है वो कितने वैल्यू की है, वो इस वैल्यू की है। FC3 विल बी M3R3, FC2 विल बी, ये FC2 जो है वो M2R2 होगा, और ये FC1 इक्वल टू M1R1। वो सुटेबल स्केल लेके हम ड्रॉ करेंगे। ओके, अभी बचा क्या, ये हमने पॉलीगॉन क्लोज करने के लिए डॉटेड लाइन ड्रॉ की और पॉलीगॉन क्लोज किया। ओके, तो ये जो वैल्यू है कौन सी, ये वैल्यू, इसको हमने क्या किया, FCR क्या होगा, FCR विल बी MB इंटू RB, यू कैन सी हियर, MB इंटू RB विल बी FCR। ठीक है, तो उसमें से ना हमें रेडियस ऑफ RB दिया हुआ रहता है, मतलब बैलेंस मास की रेडियस दी हुई रहती है। तो ये वैल्यू जो आएगी FCR की, मेजर करके हमें स्केल से मल्टीप्लाई करके इधर पुटअप करना है, और उसके बाद है ना RB नीचे आ जाएगा, और MB RB ये फॉर्मूला यूज करके एक वैल्यू अपन को नोन रहेगी हमें, से सपोज RB वैल्यू पता है, तो RB नीचे आ जाएगी और बैलेंस मास की वैल्यू मिल जाएगी। ये हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त फिर से एक बार देखने वाले हैं, आपको समझ में आ जाएगा। अभी बस इतना समझिए कि है ना, ये FCR की वैल्यू से हम MB की वैल्यू निकालते हैं। ओके, फिर क्या करना है, ड्रॉ ए लाइन अपोजिट टू द रिजल्टेंट इन द स्पेस डायग्राम। अभी ये कैसी, आप अगर देख सकते हो, देख रहे होंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये लाइन है। ओके, तो इसको पैरेलल लाइन हमने क्या किया, इधर से ड्रॉ किया, ये वाली लाइन। ओके, तो इन दिस वे वी कैन ड्रॉ द पैरेलल लाइन। ड्रॉ ए लाइन अपोजिट टू रिजल्टेंट इन द स्पेस डायग्राम। अभी ये है ना, पॉलीगॉन हमने ऊपर से नीचे क्लोज किया है, तो उसको पैरेलल लाइन अपोजिट डायरेक्शन में हमने ड्रॉ की है। दिस विल बी द रिजल्टेंट लाइन, एंड दिस ऑन इन दिस डायरेक्शन बैलेंसिंग मास विल बी एक्टिंग। ओके, तो फिर इस तरह से पॉलीगॉन क्लोज लूप करके हम सिस्टम को बैलेंस करते हैं। ओके, आई बात समझ में, हम न्यूमेरिकल में है ना फिर से एक बार देखने वाले हैं, तब समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये ना, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं तो है ना, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हमें है ना दो केसेस में न्यूमेरिकल के वैल्यू दिए हुए रहते हैं। while solving the numerical we must identify the case given in the problem। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त गलती नहीं होनी चाहिए। अभी ये केस क्या है, एंगल टेकन फ्रॉम रेफरेंस एक्सिस, यानी कि ये एक रेफरेंस एक्सिस दिया होगा, या फिर इधर मास वन भी दिया हुआ रह सकता है। उस रेफरेंस एक्सिस से सब एंगल दिए हुए रहते हैं। यू कैन सी, अगर आप देख सकते हो तो है ना, ये थीटा 1 एंगल है, दिस इज थीटा 1 जो ब्लैक में लिखा हुआ है। ठीक है, दिस इज थीटा 2 जो ब्लू में लिखा हुआ है, एंड दिस इज थीटा 3। तो ये तीनों एंगल रेफरेंस एक्सिस से दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये गौर करना है कि है ना, रेफरेंस एक्सिस से वैल्यू दिए हुए रहेंगे, तो वी हैव टू कंसीडर फ्रॉम रेफरेंस। ओके, एंड सेकंड केस क्या है, सेकंड केस में दिया एंगल टेकन फ्रॉम बिटवीन सक्सेसिव मासेस, एंगल टेकन बिटवीन सक्सेसिव टू सक्सेसिव मासेस, मतलब ये M1 है और ये M2 है, तो उसके बीच में क्या दिया हुआ है, थीटा 2। दो मासेस के दो लगत के मासेस से, मतलब जो है ना एकदम पैरेलल, बाजू बाजू में, उस उसके बीच का एंगल बोले तो सक्सेसिव मासेस के बीच का एंगल। ये आपको इधर समझना इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो कि थीटा 1 क्या है, दो M1 और X के बीच का एंगल है। थीटा 2 क्या है, M1 और M2 के बीच का। थीटा 3 क्या है, M2 और M3 का। इधर ऐसा भी बताया जा सकता है कि है ना, रेफरेंस एक्सिस X से मास वन का एंगल वेरी होता है। मास वन एंगल is at theta 1 from horizontal, and theta 2 will be between successive masses, and theta 3 will be between M2 and M3, that is successive masses। ओके, तो ये दो केस आपको ध्यान में रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त। तो है ना, अभी इसमें से है ना हम एक एक केस का न्यूमेरिकल अभी स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो ये दो केस आपको याद रखना है। ओके, अभी हम बैलेंसिंग का एक न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। न्यूमेरिकल क्या है, द वेट्स ऑफ 4 masses ABCD आर 200, 300 kg, 240 kg एंड 260 kg रिस्पेक्टिवली। चार मासेस की वैल्यू दी हुई है आपको, और उसका करस्पॉन्डिंग रेडिया ऑफ रोटेशन क्या है, 200 mm, 150 mm, 250 mm एंड 300 mm रिस्पेक्टिवली। एंड द एंगल बिटवीन सक्सेसिव मासेस आर, दो मासेस के बीच का एंगल क्या है, 45 डिग्री, 75 डिग्री एंड 135 डिग्री।
ओके, तो सक्सेसिव मासेस का केस है ये, जिसमें ना एंगल दिया है, वो एक वर्टी हॉरिजॉन्टल एक्सिस से नहीं दिया, सक्सेसिव मासेस के बीच का एंगल दिया हुआ है। तो वो क्या है? 45, 75 एंड 35, 135। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड द पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द बैलेंस वेट रिक्वायर्ड इफ इट्स रेडियस ऑफ रोटेशन इज 200 mm। मतलब आपको आरबी की वैल्यू दी हुआ है, कितना है? 200 mm। और निकालना क्या है आपको? बैलेंस वेट कितना लगने चाहिए, लगने वाला है पूरे सिस्टम को बैलेंस करने के लिए, ठीक है? तो है ना, इसमें है ना सबसे पहले क्या क्या गिवन है? m इक्वल टू बैलेंसिंग मास, और थीटा ये आपको रिक्वायर्ड है एक्चुअली। थीटा इक्वल टू द एंगल विच द बैलेंसिंग मेक्स विथ मास m1। ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है? वो कैसे कैलकुलेट करना है? F1 इक्वल टू m1r1, एफ सी टू इक्वल टू m2r2, FC3 इक्वल टू m3r3, FC4 इक्वल टू m4r4। ओके, ये मल्टीप्लाई करना है। तो उसमें आप देख सकते हो कि है ना, वैल्यूज क्या आ रही है? 40 kg मीटर, 45 kg मीटर, 60 kg मीटर, 70 kg मीटर। तो वो नहीं, प्रॉपर स्केल लेना है। और है ना, ग्राफिकल मेथड में आपको प्रॉपर स्केल लेना पड़ेगा, लेकिन एनालिटिकल मेथड से जब आप सॉल्व करते हो तो उधर इसको स्केल नहीं लेना, सिर्फ है ना थीटा जो होता है एंगल, उसके पोजीशन एकदम प्रॉपरली मेंटेन करना है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको थीटा वन क्या गिवन है? 45 डिग्री। ओके, तो अभी आप देख सकते हो कि ना इधर हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या किया है? थीटा वन 45 डिग्री लिया हुआ है। ये कौन सा मास है? M1 200 kg। और ये कौन सा मास है? 300 kg। ये है। उसके बाद का एंगल क्या है? 75। वो M2 और M3 में, यानी कि M2 क्या है? 300 और 240। तो 300 और 240 के बीच का एंगल क्या है? 75 डिग्री। ओके, तो ये जो एंगल है, इसके बीच का एंगल है 75 डिग्री। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है? एंगल 135 डिग्री। 135 डिग्री एंगल किसके बीच का है? 240 एंड 260 kg। ओके, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 135 डिग्री। ओके, तो ऐसे है ना, आपको सक्सेसिव मासेस के बीच के एंगल दिए हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगर एंगल है ना रेफरेंस से दिया है या फिर दो मासेस के बीच के एंगल दिए हैं, ये आपको समझना इधर इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है? व्हाट यू आर गोइंग टू डू फर्दर? फर्दर है ना, आपको क्या करना है? ये एक बार आपने नोटिफाई कर लिया, पूरा ये वैल्यू देख लिया, उसके बाद आपको है ना क्या करना है? गिवन डाटा लिखने के बाद रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, मतलब समेशन एफ एच इक्वल टू जीरो इक्वेट करना है। उसको एफ एक्स भी बोल सकते हो आप। ऑल द फोर्सेस, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वेटिंग इट टू जीरो। तो क्या होगा? आपको एक समेशन एफ एच की वैल्यू मिलेगी। ओके, उसके बाद है ना क्या करना है? ऑल द वर्टिकल फोर्स, एफ बी बोले तो वर्टिकल फोर्स, एफ एच बोले तो हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो जितने भी वर्टिकल फोर्स हो गए इधर, उसको इक्वेट करना है जीरो से। तो आपको क्या मिलेगा? समेशन एफ वी की वैल्यू मिलेगी। अब ये करना कैसे है? मैंने आपको लास्ट स्लाइड्स में भी बताया हुआ है कि हॉरिजॉन्टल के कंपोनेंट जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं? वो कॉस थीटा के टर्म्स में रहते हैं, ठीक है? तो हर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंपोनेंट लेना है। एफ वन कॉस थीटा वन, मतलब बोले तो M1r1 कॉस थीटा वन। फिर सेकंड फोर्स के लिए M2r2 cos थीटा टू। थर्ड फोर्स के लिए M3r3 cos थीटा थ्री। फोर्थ फोर्स के लिए M4r4 cos थीटा फोर। ये एंगल आपको थीटा वन थीटा टू, ये सब कुछ एंगल आपको दिए हुए हैं, ठीक है? तो है ना, आपको एक ये बात समझना जरूरी है कि आपको एंगल जो दिए हैं, पहला एंगल दिया है, पहला पास इधर ही है, वो 0 डिग्री का एंगल है। दूसरा एंगल है 45 डिग्री। तीसरा एंगल है 120 डिग्री। चौथा एंगल है 255 डिग्री। अभी एक चीज अगर आपने अगर इधर नोटिस की, तो ऑल द एंगल्स, जो भी एंगल्स दिए हुए हैं, एंगल आपको प्रॉब्लम में क्या दिए हैं? 45, 75 और 135। तो आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि सर आपने 45, 120 और 255 एंगल कहाँ से आए? एक्चुअली ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से सब एंगल कंसिडर किए हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ। पहला एंगल कितना है? 45, ठीक है, वो एज इट इज है। दूसरा एंगल क्या है? 75 डिग्री। तो 45 प्लस 75 कितना होता है? 45 प्लस 75, तो आपको मिलेगा अराउंड 120। ओके, 45 75 इज 120। तो इधर है ना, हमने 120 लिखा, लेकिन वो कहाँ से मेजर किया हुआ है? वो इस एक्सिस से मेजर किया हुआ है 120 डिग्री। ओके, तो ये चीजें आपको समझना है कि है ना कौन सा एंगल कहाँ से मेजर किया हुआ है। अदरवाइज है ना क्या होगा? कैलकुलेशन करते वक्त मिस्टेक हो सकती है आपको। मैं ना, फिर है ना नेक्स्ट एंगल क्या लिया है? थीटा थ्री।
थीटा 120 आया, थीटा 4, अभी है ना थीटा 4, ये लास्ट वाला एंगल कौन सा है जो M3 और M4 में 135, यानी कि यहाँ से ये एंगल कितना आएगा, ये 135 एंगल है, लेकिन यहाँ से अगर इसको कैलकुलेट किया कहाँ से, रेफरेंस एक्सिस या पहले मास से, तो आपको ये पूरा एंगल कंसिडर करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ तक कितना आया था 120, ये देखिए, तो 120, तो है ना यहाँ से है ना ये एंगल कितना होगा टोटल, तो आपको क्या करना है सिंपली 120 प्लस 135, यहाँ तक 120 है, और अगला एंगल आपको कितना दिया है 135 दिया हुआ है। ओके, तो 120 प्लस 135, ये 120 आ गया, अगर इसमें ना 135 ऐड किया तो कितना आएगा 255, इसलिए इधर 255 एंगल लिया है। ठीक है, इधर ये आपको एंगल कैसे लिया है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एंगल कितना आया था, अ, इधर तक 120 आया, ये लाइन तक 120 आया, तो उसके बाद जो एंगल दिया है कितना दिया है 135 दिया है, तो 120 प्लस 135 इज 255 डिग्री, तो यहाँ तक एंगल जो आया है वो कितना आया है 255 डिग्री। कहाँ से लिया, ये हॉरिजॉन्टल रेफरेंस से। भी हॉरिजॉन्टल से क्यों लिया हुआ है, मैंने पिछले साइड में आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल से हम है ना एंगल कंसिडर करते हैं, कैलकुलेशन से इजी जाता है, तो फिर है ना सब पूरा हॉरिजॉन्टल से किया तो पहला एंगल 0 हो गया, दूसरा दूसरे मास का यानी कि इस मास का एंगल 45 हो गया, तीसरा मास का यानी कि इस मास का एंगल 120 डिग्री हो गया, फिर फोर्थ मास का यानी कि ये मास का एंगल 255 हो गया। ठीक है, ऐसे है ना एंगल कंसिडर किए हुए हैं, आपको ये समझना है, और है ना हर एक न्यूमेरिकल में आपको देखना है कि केस कौन सी दी है, दो मास के बीच का एंगल दिया है या फिर रेफरेंस से पूरे एंगल दिए हुए हैं, ये समझना आपको इस जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जब है ना हम कॉस कंपोनेंट लेंगे हॉरिजॉन्टल एंगल के लिए, आप देख सकते हैं इधर, तो आप इधर देख सकते हैं कि उसके बाद है ना हॉरिजॉन्टल का कॉस थीटा कंपोनेंट लिया हमने, उसके बाद है ना वर्टिकल का कैलकुलेशन करना है, वर्टिकल में हमने हर जगह क्या लिया है साइन थीटा कंपोनेंट लिया हुआ है, तो अभी है ना एंगल फिर से वही आएंगे जो ऊपर लिए, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4, वो चेंज होने वाले नहीं है। यू कैन सी फर्स्ट एंगल इज 0, वी हैव टेकन हियर, सेकंड एंगल इज 45, वी हैव टेकन हियर, थर्ड एंगल इज 120, वी हैव टेकन हियर, फोर्थ एंगल इज 25, लेकिन हर एक का वर्टिकल कैलकुलेट करना होगा, वर्टिकल फोर्स तो साइन कंपोनेंट होता है, ये आपको समझना है और आपको याद भी रखना है, क्योंकि मैंने हमने ना पिछले स्लाइड में भी देखा हुआ है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो समेशन एफ वाई कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या मिलेगा फिर रिजल्टेंट, उसका ये फॉर्मूला है आर इक्वल टू समेशन ऑफ एफ ए स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने इधर निकाली हुई है, यू कैन सी हियर वी हैव कैलकुलेटेड द एफ एच वैल्यू देन एफ वी वैल्यू, जब हम उसका है ना अंडर रूट स्क्वायर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट की वैल्यू मिलेगी, और टोटल कैलकुलेट किया अंडर रूट पकड़ के तो है ना आंसर कितना आता है, ये अंडर रूट में है सारा, दिस इज इन अंडर रूट। ओके, so you are getting answer 23.2 kg मीटर। ओके, so keep in mind ये ना रिजल्टेंट ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। अभी टू बी कंटिन्यूड, नेक्स्ट स्लाइड में भी वही देखने वाले हैं हम। अभी हमें क्या करना है, बैलेंसिंग मास कैलकुलेशन करना है। ठीक है, रिजल्टेंट की वैल्यू अपनी आई 23.2 kg मीटर। पिछले साइड में हमने देखा था कि हमें है ना आर रेडियस हमें है ना ये दिया हुआ है, मतलब है ना बैलेंसिंग मास का रेडियस ऑफ रोटेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर वो कैलकुलेशन करने के बाद हमें क्या मिलता है, एम बी इक्वल टू 116 kg। ठीक है, अभी ये जो बैलेंस मास है 116 kg, वो कहाँ पे है, उसका एंगल क्या है, वो निकालने के लिए है ना फॉर्मूला क्या है, टेन थीटा इक्वल टू समीशन एफ एच अपॉन समीशन एफ वी। ठीक है, वो कैलकुलेशन करने के बाद हमें है ना थीटा इनवर्स थीटा को टेन इनवर्स इस टर्म का टेन इनवर्स निकालना है, टेन इधर आ जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ दिस क्वांटिटी, तो हमें एंगल मिलेगा 21.48 डिग्री, मतलब एट 21.48 डिग्री हमें क्या मिल रहा है, बैलेंसिंग मास उस पे मिल रहा है जहाँ पे रिजल्टेंट है। ओके, अब थीटा क्या है, एंगल ऑफ रिजल्टेंट का है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल मास। ओके, so the angle of balancing must be
180 डिग्री अपोजिट द रिजल्टेंट। तो 180 प्लस थीटा यू आर गोइंग टू गेट 201.48 डिग्री, यानी कि ये बैलेंसिंग मास का एंगल है। मैंने आपको क्या बताया, ये रिजल्टेंट जो निकालते हैं वो एक्चुअली क्या होता है, ये चार जो फोर्स दिए हुए हैं, ये चारों फोर्स का इफेक्ट रहता है। ठीक है, तो है ना, हमें रिजल्टेंट कहाँ मिला, एट एंगल 21.48 डिग्री। यू कैन सी दिस डॉटेड लाइन। ठीक है, अभी ये रिजल्टेंट फोर्स है, मतलब ये चार फोर्स की वजह से पूरी बॉडी इस साइड इंक्लाइन हो रही है, लेकिन है ना, हमें इसको बैलेंस करना होगा। ये जो अनबैलेंस फोर्स है, इसको बैलेंस करना होगा, तो ये इसके अपोजिट होगा, क्लियरली इसके अपोजिट होगा। यू कैन सी हियर इट इज शोन विद डॉटेड लाइन। तो ये था आपका बैलेंसिंग मास। इसके अपोजिट होगा, तो हम अपोजिट का एंगल कैसे काउंट कर कैलकुलेट करेंगे, उसको 180 से ऐड करके। सही है ना, अगर ये एंगल है आपका इस डायरेक्शन में, तो उसका है ना अपोजिट कंसिडर कैलकुलेट करना है, तो उसको प्लस 180 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि इस साइड हो जाएगा। सो थीटा इक्वल टू 180 प्लस थीटा, ये क्या है, 201.48 डिग्री। ये बैलेंसिंग मास का एंगल है। और ऊपर जो हमने कैलकुलेट किया वो क्या है, वो रिजल्टेंट का एंगल है। ठीक है, और बैलेंसिंग मास क्या होता है, रिजल्टेंट को बैलेंस करने के लिए हम लगाते हैं, तो उसके एकदम एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन होता है। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द एंगल ऑफ बैलेंसिंग मास। नेक्स्ट है ग्राफिकल सॉल्यूशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ बैलेंसिंग मास। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें है ना स्पेस डायग्राम और वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करनी है। जब हम स्पेस डायग्राम ड्रॉ कर रहे होंगे ना, तो एक चीज याद रखनी है कि हमें एंगल का मेजरमेंट एकदम परफेक्ट लेना है। हमें इस प्रॉब्लम में एंगल क्या दिया हुआ है, एंगल बिटवीन मासेस दिए हुए हैं, यानी कि दो मास के बीच का एंगल दिया हुआ है 45, 75 एंड 135। 45 डिग्री हमने एंगल ड्रॉ किया M1 और M2 मास का, 200 केजी और 300 केजी के बीच का मास। उसके बाद 300 केजी और 240 केजी के बीच का मास एंगल कितना है, 75। तो 45 प्लस 75 किया तो हमें कितना मिलेगा, 120 डिग्री। कहाँ से, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से। हॉरिजॉन्टल से लिया है, इसलिए 45 ऐड किया है, क्योंकि एंगल 75 ये दिया हुआ है, ये वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ से कैलकुलेट किया तो 45 ऐड हो जाएगा, इसलिए 120 डिग्री आया हुआ है। आई बस समझ में, तो फिर ये आपको ध्यान से देखना है। उसके बाद नेक्स्ट एंगल क्या दिया हुआ है, M3 और M4 का एंगल दिया हुआ है। M3 का और M4 का एंगल यू कैन से, ये एंगल दिया हुआ है। तो ये कितना एंगल दिया है, 135 डिग्री। ठीक है, तो 120 में जब आप 135 डिग्री ऐड करोगे, तो आपको मिलेगा 255 डिग्री। तो ये पूरे एंगल या पूरे मासेस जो हमने ड्रॉ किए हुए हैं, उसको ये एंगल कंसिडर करके किए हुए हैं, लेकिन है ना, हमने उसको कन्वर्ट किया है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इस एक्सिस से पूरे एंगल मेजर किए। ठीक है, तो लास्ट वाला एंगल हमारा आया कितना, 255 डिग्री। ओके, तो आपको ये समझना है कि ना 255 डिग्री क्या है, वो दो मासेस 240 और 260 केजेस के बीच का एंगल है। ओके, ये हो गया स्पेस डायग्राम। उसके बाद आपको क्या करना है, वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करना है। तो वेक्टर डायग्राम में शुरुआत कैसे करना है, पहला मास हमारा ये 200 केजी। ओके, तो इस एक्सिस को पैरेलल लाइन ए से ड्रॉ करना है, और 40 केजी मीटर ड्रॉ किया है। 40 क्यों किया है, क्योंकि M1 R1 का कैलकुलेशन 40 आया है। अभी अब अगर आपको इधर सुटेबल स्केल लेनी है, तो है ना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 केजी मीटर आप ले सकते हो, जिससे 40 केजी मीटर का आंसर कितना आएगा, वैल्यू कितना आएगा, 4 केजी मीटर। तो 4 सेंटीमीटर यू कैन ड्रॉ इट। ठीक है, कन्वर्ट होके 40 केजी मीटर का 4 सेंटीमीटर में वैल्यू आएगा, और वो ड्रॉ करना है। फिर B2C क्या है, ये सेकंड मास 300 केजी वाला। ठीक है, फिर उसको पैरेलल लाइन हमने इधर से ड्रॉ की, और कितनी ड्रॉ की, 45 क्यों किया, क्योंकि M2R2 उसका मल्टीप्लिकेशन 45 है। तो अकॉर्डिंग टू आवर स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 केजी मीटर, ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ किया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, CD, थर्ड मास। ये आपका थर्ड मास है 240 केजी। तो इसको आप क्या करोगे, ये 60 केजी मीटर आपने ड्रॉ किया, क्योंकि है ना M3R3 की वैल्यू कितनी आई, 60 केजी मीटर। अगर स्केल हमने कंसिडर की तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हो गया थर्ड मास का। अभी फोर्थ मास कौन सा है, ये वाला 260 केजी। तो यहाँ से हमने क्या किया, 78 केजी मीटर ड्रॉ किया। 78 क्यों, क्योंकि M4R4 कितना दिया है, 78 केजी मीटर। सो 7.8 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ किया। अभी पॉलीगॉन है ना, बैलेंसिंग में अगर आपको करना है, तो है ना, ये बैलेंस फोर्स रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पॉलीगॉन क्लोज करना पड़ेगा। तो AE जो है, वो रिजल्टेंट फोर्स है। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, यानी कि ये जो चार फोर्स है, वो उसका रिजल्टेंट, उसके वजह से बॉडी का ये डायरेक्शन में मूव हो रही है। ठीक है, तो हमें है ना बैलेंस करना होगा, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा,
फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और उतने मास का अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स के अपोजिट जितना फोर्स है वो हमें इधर अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो वैल्यू हमारी इधर कितनी आई, ए की 23 kg मीटर। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, कैलकुलेशन ऑफ बैलेंसिंग मास। बैलेंसिंग मास कैसे कैलकुलेट करना है, हमने एम बी आर बी इक्वल टू 23 kg मीटर लिया, तो है ना हमें रेडियस ऑफ बैलेंसिंग मास का दिया हुआ है 0.2, तो उसको हम जब इस 23 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 115 kg। ओके, तो अभी ये बैलेंसिंग मास का ये डायरेक्शन दिखाया हुआ है। तो अभी हम देखा जाए तो है ना, इधर से अगर देखा तो ये एंगल है ना, टोटल कैलकुलेट किया तो कितना आता है, 201 डिग्री। सो ये हो गया आपका बैलेंसिंग मास का एंगल। अभी ये इधर तक नहीं करना है, सॉरी, ये आपको है ना इधर तक करना है, सिर्फ ये बैलेंसिंग मास तक करना है। कहाँ तक, जो आपने है ना ये लाइन ड्रॉ की हुई है यहाँ तक करना है, ये आपका बैलेंसिंग मास है। ओके, वो एंगल आता है 201 डिग्री, यानी कि 180 से थोड़ा ज्यादा। तो इस तरीके से आप बैलेंसिंग मास कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ओके, थैंक यू।